हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से तैयार हो जाइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होगा आज का, क्योंकि आज का जो हमारा केंद्रीय विषय है वो है राज्यसभा एवं लोकसभा। प्यारे दोस्तों, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्यारे दोस्तों, उन सभी तरीके के प्रश्नों को द सक्सेस पॉइंट बखूबी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेगा और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्यारे दोस्तों हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें और लोग भी इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को, इन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को प्राप्त करने का लाभ उठा सकें। क्योंकि भाई दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी ईश्वर की देन है कि आप जितना इसको बांटेंगे उतना आपकी बढ़ेगी दोस्तों। तो शिक्षा को बांटना चाहिए दोस्तों। आपको जितना भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, आप आपस में साझा करें, आपस में पढ़ें, समझें। उससे आपका भी तैयार होगा और दूसरे का भी तैयार होगा। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ा करें दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ों पर आपका ध्यान और केंद्रित करना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को या किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई महत्वपूर्ण टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो जिस तरह से प्यारे दोस्तों छोटे छोटे बूंदों से मिलकर एक बड़े समुद्र का, एक बड़े सागर का स्थायित्व बनता है, ठीक उसी प्रकार से आप छोटे छोटे कदम लेके चलेंगे, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। संघर्ष से घबराना नहीं है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों द स्ट्रगल इज़ की ऑफ सक्सेस, यानी कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। तो इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं है। तो सफलता जब तक ना मिले, सफलता जब तक ना मिले, सफलता जब तक ना मिले चैन नींद को त्याग तू, सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग तू, सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, बिना कुछ किए हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा पे आज हमारा केंद्रित विषय है। आइए देखते हैं। राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है वो क्या करता है कि राज्यसभा को गठित करने का, यानी राज्यसभा का गठन करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। इसके सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी ये जो राज्यसभा है इसके जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमण मध्य द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमण मत के द्वारा, या ठीक है दोस्तों, एकल संक्रमण मत के द्वारा, ठीक है, मत के द्वारा वह भारत सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि भारत, ये जो राज्यसभा के सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है और इसको कभी भी क्या किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता, यानी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ऐसे समझिए कि इसके जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्य संख्या का 1/1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, 1/3 दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? 1/3, ठीक है, 1/3 याद रखिएगा, 1/3 की बात कही जा रही है, 1/3 सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा की बात करें प्यारे दोस्तों तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसके लिए विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बात क्या कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, इसके लिए राज्य विशेष, यानी कि राज्यों की जो विशेष जनसंख्या है उसको आधार बनाया गया। उस जनसंख्या के आधार पर क्या है?
राज्यों से कितने सदस्य चुनाएंगे उसको डिसाइड किया जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 250 होती है। संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन यानी कि संशोधन करते हुए या संशोधित करते हुए, बस मैं दोस्तों, संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या किया? संशोधन किया। और संशोधन करते हुए राज्यसभा के निर्वाचन के लिए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए निवास संबंधी शर्त को क्या कर दिया? हटा दिया। दोस्तों आगे देखते हैं योग्यताएं और कार्यकाल। तो भैया दोस्तों, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वे योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य बनने की होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो योग्यताएं कैसी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की, तो प्यारे दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो लोकसभा के सदस्यों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि राज्यसभा के सदस्य की जो आयु है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से प्यारे दोस्तों कम। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी संस्था है, यह कभी क्या होती? भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रति दूसरे वर्ष क्या होता है? समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर अन्य सदस्य विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। तो ऐसे समझिए दोस्तों कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें जो योग्यताएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो लोकसभा में जो चुने जाने वाले सदस्य होते हैं उनके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम योग्यताओं की बात करते हैं तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं बराबर होनी चाहिए चुने जाने की। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है और ये क्या होता है? भंग नहीं की जा सकती। इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल प्रति दूसरे वर्ष क्या होता है? समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर अन्य सदस्य आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? वो विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। भारत का उपराष्ट्रपति उसका पादेन सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का वो पादेन सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? इसके सदस्यों का कार्यकाल हमने क्या देखा? 6 वर्ष का होता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन इसका उपसभापति इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि जो राज्यसभा है उस राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के 60 दिनों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है राज्यसभा का, अगर वो 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता तो उसकी जो सदस्यता है वो नहीं समझी जाएगी। यानी उसका स्थान क्या समझा जाएगा? रिक्त माना जाएगा, खाली माना जाएगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियों की। अच्छे से समझिएगा। गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं जितनी कि लोकसभा को धन विधेयक के मामले में। बात समझ में आ रही है? गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी कि लोकसभा को प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में, ठीक है, उसे 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। यानी जो धन विधेयक है उसके मामले की अगर बात करें तो 14 दिनों के भीतर राज्यसभा अपने विचार को क्या करेगी? लोकसभा को भेजेगी। अगला क्या है? संविधान संशोधन विधेयक के मामले की अगर बात करें तो राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई बैठक आयोजित नहीं की जाती, कोई बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन से? आइए देखते हैं। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल
किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करेगी, राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ठीक है। राज्यसभा द्वारा पारित यह संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या देखा दोस्तों आप लोगों ने कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करेगी, राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। यानी राज्यसभा के द्वारा पारित ये जो है ये संकल्प क्या होगा, 1 वर्ष की अवधि के लिए, 1 साल के लिए मान्य होगा। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, यानी अगर वो क्या करती है, उसे पारित करती है राज्यसभा, तो संसद उसे क्या करेगी, कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा उसको। अगला क्या है कि कार्यपालिका पर राज्यसभा का नियंत्रण प्रत्यक्ष न होकर मात्र अप्रत्यक्ष होता है। कार्यपालिका पर राज्यसभा का कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल लोकसभा का प्रभाव होता है। राज्यसभा प्रश्न पूछकर तथा वाद विवाद द्वारा शासन की कमियों को प्रकट कर सकती है। राज्यसभा में सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत हो भी जाएं तो भी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, और अगर राज्यसभा के वाद विवाद लोकमत निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, लोकमत में सहायक होते हैं। बात समझ में आ रही है? मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वह दोस्तों, ये जितने भी वीडियो मैं आप लोग के बीच में डिस्कशन करता हूँ, आपसे मैं कई बार कह भी चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टेट, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आगे देखते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा के सीमित अधिकार होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, क्योंकि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन लोकसभा अस्वीकृत भी कर सकती है। ठीक है, यानी वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा के सीमित अधिकार होते हैं, यानी बंधे हुए अधिकार होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, क्योंकि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन लोकसभा अस्वीकृत भी कर सकती है। कोई वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी जितने भी वित्त विधेयक हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। यह लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ठीक है, यानी जो राज्यसभा है वो लोकसभा के साथ मिलकर क्या करेगी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। समझ में आ रही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। राज्यसभा समवर्ती सूची के विषय को राष्ट्रीय हित घोषित कर दे तो संसद को उसे उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? राज्यसभा अगर समवर्ती सूची के विषय को राष्ट्रीय हित घोषित कर देती है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का क्या मिल जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा को गठित करने का क्या करता है, प्रावधान करता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता के द्वारा। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि संसदीय प्रणाली सरकार की मुख्य विशेषता है। समझ में आ रही है? भारत में जितनी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जो कि संसदीय प्रणाली सरकार की मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मुख्य विशेषता है। लोकसभा चुनाव को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तियों की विजय कहा जाता है। समझ में आ रही है दोस्तों? क्या कहा जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। ठीक है,
अगला क्या कह रहा है कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है दोस्तों, लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें जनता के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने के प्रतिनिधि बैठते हैं। समझ में आ रही? लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है, इसे निम्न सदन कहते हैं। इसमें जनता के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व तो बैठते हैं। वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 तक हो सकती है। बात समझिए दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। इसमें 530 प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो क्या करता है? अधिक से अधिक 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आ रही? पहले दोस्तों आगे देखते हैं। लोकसभा का जो वर्तमान सदस्य संख्या है 543 है। इसमें 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य सम्मिलित नहीं हैं। इसके स्थान पर राज्य में वितरण राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है। के स्थान पर राज्य में वितरण क्या होता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। एक सदस्य संख्या 8 लाख से 15 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बात समझ में आ रही है? आगे देख, आगे क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो वरिष्ठ मत अधिकार के आधार पर, यानी वयस्क मत अधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष की आयु का युवक जो भारतीय नागरिक है, पागल हो, दिवालिया नहीं है, ठीक है, यानी कि पागल ना हो और दिवालिया ना हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या पढ़ा दोस्तों आपने कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो क्या होता है? वयस्क मत अधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष की आयु का युवक जो भारतीय नागरिक है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, जिसे संसद के कानून से किसी अपराध, भ्रष्टाचार या अन्य किसी कारण से मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर दिया गया है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? चुनाव में मतदाता बन जाता है। जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण देश की निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण देश के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाता है? बांटा जाता है दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। आगे देखते हैं। जहां प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आता है। कुछ स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षित रखे गए हैं, जो पहले संविधान के लागू होते समय 10 वर्ष के लिए निश्चित किए गए थे, किंतु इनकी अवधि को सन 2020 तक के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं प्रत्याशी की योग्यताएं, यानी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी योग्यताओं के बारे में। तो प्रत्याशी योग्यताएं, लोकसभा के सदस्य के लिए प्रत्याशियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बात समझ में आई? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी लाभ प्राप्त करने वाले पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह अपराधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कार्यकाल के बारे में कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के बाद से 6 वर्ष तक कर दिया गया। कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। जनता पार्टी के सरकार ने क्या किया कि इसे फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रपति इस कार्यकाल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाए कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। जैसा कि 1971 में लोकसभा 4 वर्ष बाद तथा 1979 में 3 वर्ष पूर्व भंग कर दी गई थी दोस्तों। बात समझ में आ रही है? भंग कर दी गई थी 1979 में भंग कर दी गई थी। 79 होगा दोस्तों, ठीक है। 1979, ठीक है, 1979 में क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपात स्थिति यदि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद इसका कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं परिसीमन। तो प्यारे दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए संसद क्या करती है? परिसीमन आयोग का गठन करती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया है। परिसीमन का प्रभाव लोकसभा पर
नहीं होता जो कार्यरत होती है, यानी कि परिसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता जो कार्यरत होती है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थान की संख्या तथा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 के लिए निश्चित कर दिया गया। और समझ में दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 था, उसके द्वारा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थान की जो संख्या है तथा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण को क्या किया गया, 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया, सन 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थान की संख्या को अगले 25 वर्ष यानी कि 2026 तक के लिए पूर्ववत रखते हुए 1991 की जनगणना की बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को पुनः समायोजन तथा संयुक्ति, ठीक है दोस्तों, संयुक्तिकरण किया गया। ठीक है। वर्ष 2003 में 2001 की जनगणना की बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनः समायोजन तथा संयुक्तिकरण के लिए क्या किया गया, सीमा संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया। क्या किया गया, सीमा 2003 पारित किया गया। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है, 2003 पारित किया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ इन मामले में काफ़ी कम होती हैं। अगला क्या है, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है जैसा कि राज्यसभा में। कार्यपालिका सरकार पर लोकसभा का प्रभाव नियंत्रण होता है, यानी जितनी कार्यपालिका है उस पर केवल सिर्फ लोकसभा का नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद इस समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल हो, यानी कि कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद उस समय तक ही कार्य कर सकती है जब तक उस लोकसभा का विश्वास हासिल है, यानी कि जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। कोई व्यक्ति एक ही समय संसदीय राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की जो सीट होती है वो खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्या है, लोकसभा संघ सूची समवर्ती सूची में उल्लेखित जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। विशेष मामलों में राज्य सूची में लिखे हुए विषयों पर भी वो कानून क्या कर सकती है, कानून बना सकती है या बजट पारित करती है। लोकसभा क्या करती है, बजट पारित करती है एवं इसमें अनेक व्यक्ति शक्तियाँ निहित होती हैं। ठीक है, तथा इसमें अनेक व्यक्तियों की शक्तियाँ क्या होती हैं, निहित होती हैं। यह कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसकी विशेष भूमिका रहती है। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनता है और एक को उपाध्यक्ष चुनता है। इस प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना, इसका जो कार्य होता है सबसे पहले वो क्या होता है, लोकसभा की बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना, संचालन संबंधी किसी भी संख्या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होता है। ठीक है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व तो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, जो कि जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। दोस्तों किस में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है। दोनों सदनों की पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने के पहले आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या या कोरम सुनिश्चित कर लें। जो सदन का कोरम है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में प्राथमिकता मत नहीं देता, किंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत देता है। आज तक लोकसभा अध्यक्ष को इस अनन्य निर्णायक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया भी जा सकता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निरहताएँ
के प्रश्न पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यदि अगर उसके दरबदर संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगी। अगला क्या है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखती है एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति भी करती है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता। उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति होता है। उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह समिति का अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर थे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे बड़ी सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्य का शपथ ग्रहण करवाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। संसद के प्रमुख नेता यानी सदन का नेता, इसकी चर्चा संविधान में नहीं, सदनों के नियमावलियों में की गई है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। कभी प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो वह अपनी मंत्रिपरिषद के किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा के सदस्य या सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। ठीक है, अपने ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए क्या करता है? मनोनीत करता है, चुनता है। विपक्ष के नेता की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का दोनों सदनों में एक एक विपक्ष नेता होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। सचेतक का कार्य क्या होता है दोस्तों? कि संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करना है, विरोध करना है या तटस्थ रहना है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था आज का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी चैनल पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।